तो हम दरअसल पढ़ जो रहे थे, वो पढ़ रहे थे किडनी स्टोन कि किडनी में स्टोन कैसे हो जाते हैं। ये दरअसल नेचुरल होता है और तकरीबन सब लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि कुछ सॉल्ट्स हैं जो हम खाते हैं और ये सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स में, जिसकी वजह से वो स्टोन बन जाते हैं। आम तौर पे वो ऑक्ज़लेट होते हैं और ये ग्रीन वेजिटेबल में पाए जाते हैं। और इस तरीके से सल्फ़ेट्स भी होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल में पाए जाते हैं। इसके अलावा टोमेटो में होते हैं, स्पिनच में होते हैं, इस तरह से। तो हमने ये पढ़ा था कि इसके लिए कौन-सी टेक्नीक इस्तेमाल की जाती है स्टोन को ब्रेक करने के लिए। तो इस अगर ये किडनी का स्टोन हो जाए, तो स्टोन तो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था। जैसे अभी भी स्क्रीन शेयर हो रही है कि इसके अंदर जो है ये बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके खाने से ऐसा हो जाता है। और इस तरीके से कई लोगों में मल्टीपल स्टोन भी होते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टोन्स भी। इस तरीके से इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि किडनी में कई जगह स्टोन मौजूद है। देखिए किडनी में स्टोन यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये यूरेटर में भी है। इस तरीके से ये वाला जो यूरेटर है, यही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि यूरेटर में है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है। तो ये तो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ लोगों में इसकी मुख्तलिफ पोज़ीशंस होती हैं। तो इसके बारे में हमने कॉम्पोज़िशन पढ़ी थी और ये एक्चुअली एग्ज़ाम में आती है कि स्टोन की कॉम्पोज़िशन क्या है, और आम तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यूज़ में आती हैं कि इनकी कॉम्पोज़िशन जो है वो क्या है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि दरअसल हम किडनी के स्टोन को कैल्कुलाई भी कहते हैं, इसलिए कि कैल्कुलाई जो है वो दरअसल इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, ये बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है और कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन। 70% यानी ज़्यादातर स्टोन जो हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो ऑक्ज़लेट के होते हैं या फ़ॉस्फ़ेट के होते हैं। किसके ऑक्ज़लेट या फ़ॉस्फ़ेट? कैल्शियम के ऑक्ज़लेट या कैल्शियम के फ़ॉस्फ़ेट। बहुत कम यानी 20% जो स्टोन्स हैं, वो बने हुए होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम के फ़ॉस्फ़ेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम के फ़ॉस्फ़ेट्स, राइट? और दरअसल सबसे कम यानी सिर्फ़ 5% जो हैं, जो यूरिक एसिड होता है, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है हमारा, उसके भी बने हुए होते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम यानी बहुत रेयर होते हैं। मेजॉरिटी में सब्जियों की वजह से, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनकी वजह से 70% स्टोन्स होते हैं। और दरअसल कहते हैं कि बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, तो हमको इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और इसी तरीके से अगर ऑक्ज़ेलेट का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हाइपर ऑक्ज़ेलूरिया। हाइपर ऑक्ज़िलूरिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, ऑक्ज़िलूरिया का मतलब ऑक्ज़ेलेट और यूरिया का मतलब होता है यूरिन में। हाइपर कैल्सीमिया, यहाँ पे ईमिया का वर्ड यूज़ किया गया है। एनीमिया का मतलब होता है, जैसे एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। या एक दूसरी बीमारी है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, चैप्टर 40 में, थैलेसीमिया। तो एनीमिया दरअसल हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लड के लिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर ब्लड में होती है, उसके लिए हम एनीमिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होना, और हाइपर ऑक्ज़िलूरिया का मतलब होता है यूरिन में ऑक्ज़लेट का रेशियो इंक्रीज़ होना। ये जो ऑक्ज़लेट्स होते हैं, ये दरअसल नॉर्मली हमारी डाइट में मौजूद होते हैं, इसलिए कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं, टोमेटो में होते हैं। टोमेटो ग्रीन तो नहीं होता, लेकिन शायद आपको पता है जो कच्चे टमाटर होते हैं, वो हरे रंग के ही होते हैं। स्पिनच यानी ये पालक में होता है, और दूसरी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी होता है। जैसे लीफ़ी वेजिटेबल में कैरट भी है और इस तरीके से टर्निप भी है, इसी तरीके से बीट भी है। बहुत सारी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं जिनमें लीफ होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। इसकी वजह से जो है वो रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है ऑक्ज़लेट्स का। और इसी तरीके से अगर हम पानी कम पिएँ, तो ये जो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, असल में कैल्शियम ऑक्ज़लेट सॉल्ट का नाम है। तो कैल्शियम ऑक्ज़लेट या ये सॉल्ट जो होते हैं, ये चूँकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होते, इस वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो चीज़ें जो इनसॉल्युबल होती हैं, और अगर टेस्टी में इसको रखा जाए तो वो बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में सेटल आउट हो जाती हैं। उन चीज़ों को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको पीपीटी भी कहते हैं, पीपीटी। और आपने केमिस्ट्री में तो अक्सर ये वर्ड पीपीटी का सुना होगा कि वो जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो डिज़ॉल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं। और इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो लिथोट्रिप्सी है, ये एक टेक्नीक है जिससे कि हम स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं।
तो ये लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है? तो अगर हम देखें कि लिथोट्रिप्सी जो है वो दरअसल एक टेक्नीक है। इसके अंदर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें ये तो होता है कि ज़ाहिर बात है एक डिवाइस तो होती है, लेकिन उसके साथ एक प्रोब होती है। ये प्रोब क्या चीज़ होती है? ये प्रोब एक कॉनिकल डिवाइस है जो एक ट्यूब के साथ इसमें एक टेलीस्कोपिक ट्यूब होती है। टेलीस्कोपिक का मतलब होता है इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, बाद में लेंस भी लगा होता है और इससे हम वेव्स जो हैं जनरेट करते हैं और ये जो वेव्स होती हैं, ये स्टोन को ब्रेक कर देती हैं और इसी तरीके से स्टोन जो होते हैं वो यूरिन के साथ बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। इस तरीके से हम जो है वो इससे निजात हासिल कर सकते हैं, ये एक तरीका है। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये वो टेक्नीक है, इस तरह से यूज़ की जाती है कि देखिए किडनी में सपोज़ यहाँ पर स्टोन है, यहाँ पर स्टोन। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि जो हमारी लेज़र है जिससे है कि हम ये स्टार्ट करेंगे अपनी वेव्स, उसे हम यहाँ पर रखते हैं। जैसे देखिए ये प्रोब जो है, ये ही वो प्रोब है जो यहाँ पर आईवी है, इसको लोकेट करते हैं, फिर वेव्स डाली जाती हैं और वेव्स से देखिए ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होता है, फिर ये यूरिन के साथ चले जाते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर की डायग्राम में देखा था कि वहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर ये जो स्टोन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनको तोड़ा जाए, तो दरअसल ये अगर बहुत ज़्यादा स्टोन होते हैं, तो ये टेक्नीक काम नहीं आती। और इसकी वजह ये है कि अगर ये इतने सारे स्टोन हम तोड़ेंगे, तो आप पता है कचरा कितना जमा होगा, यानी कितने पार्टिकल्स होंगे और वो एक दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। 1 या 2 स्टोन होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये हाथ में दिखाया गया है कि छोटे से 1 या 2 स्टोन, यहाँ पे 1 हो या 2 स्टोन हो, तो उनको तो हम लिथोट्रिप्सी से ब्रेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे अगर इतने सारे स्टोन्स हों, तो फिर ये लिथोट्रिप्सी से नहीं बल्कि सर्जरी से रिमूव किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखें सर्जरी की गई है और देखें किडनी का साइज़ जो होता है, ये जो हमारे डाइसेक्शन बॉक्स है, इसका जो स्कैल्पल होता है उसके बराबर है ये। और यहाँ पे देखें ये कि स्टोन जो है कितने बड़े-बड़े भी हैं। तो इनको इतने सारों को तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको सर्जरी के ज़रिए ही रिमूव किया जाता है। और बाज़ औक़ात अगर ये ब्लॉकेज कॉज़ करते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो किडनी जो होती है उसकी ब्लड सप्लाई स्टॉप होने की वजह से किडनी किल भी हो जाती है, यानी किडनी मर जाती है। किडनी किल हो जाती है, यानी वो अपना फंक्शन जो है वो फिर स्टॉप कर देती है। यानी वो फंक्शन जो उसका किडनी का फ़िल्ट्रेशन का काम है, यूरिन फॉर्मेशन का, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को रिमूव करने का, वो ये नहीं करती। इसमें डिवाइस क्या यूज़ की जाती है? तो देखिए ये वो डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये प्रॉप जो है वो बाकायदा ये कमर है, कमर उसके ऊपर रखी गई है और इस तरीके से यहाँ पे रेज़ डाली जाती हैं और रेज़ जो हैं वो दरअसल मैंने आपको ये बताया था कि मैकेनिज़्म रेजोनेंस का होता है, कि कोई भी चीज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें, अगर ये वाइब्रेशन है तो दरअसल रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है हाइब्रिडाइज़ेशन। हाइब्रिडाइज़ेशन का मतलब होता है मैचिंग। 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में मैच करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये एक रेज़, एक ये है और एक ये है। अब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को इस तरीके से सेट किया जाए कि ये एक ही फ्रीक्वेंसी में आ जाएँ। तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। इसके बारे में अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने ये बात बताई थी और ये बात जो है वो है तानसेन के मुतालिक, कि देखिए तानसेन जो है, ये इसकी तस्वीर है कि तानसेन जो है ये यहाँ पे सारंगी बजा रहा है। ये अकबर के दरबार में, इसके कोर्टयार्ड में है। ये तानसेन, TNSEN, और ये किंग है अकबर का कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी उसके दरबार, इसलिए कि उसका ये दरबार ही था और उसके जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न था। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वज़ह से ये बारिश बरसा दिया करता था, जिसकी वज़ह से ये चीज़ें तोड़ दिया करता था, जिसकी वज़ह से ये आइटम जो हैं, जो इसके पास मौजूद है, वो इसको बजाया भी करता था। इस तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी पुल के ऊपर से कोई फ़ौज गुज़रती है पुल के ऊपर से, तो उसको स्टेप ब्रेक करने के लिए कहा जाता है कि वो स्टेप ब्रेक करके चलें। यानी वो मार्च पास्ट करते हुए ना चलें। देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, नो मार्चिंग ऑफ सोल्जर ऑन ब्रिज, कि मार्च करते हुए नहीं जाते। अगर ये मार्च करते हुए जाएँ, तो इनके जो पाँव होते हैं, उनसे जो वाइब्रेशन होती है, अगर उसकी वाइब्रेशन इस के पुल के या ब्रिज के मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाए, तो ये पुल टूट जाएगा। इसी तरीके से देखिए, ये वो शख्स है जिसने किया हुआ है, देखिए मुँह इसका देखें, इसने किया है, इसने शीशा तोड़ दिया है। तो ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी कि असल में इसने ये किया है कि जो ग्लास है, इसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी को अपनी आवाज़ से इक्वलाइज़ किया है। यानी रेज़ोनेट किया है, बराबर किया है, मैच किया है, हाइब्रिडाइज़ किया है, जिसकी वज़ह से ये चीज़ टूट जाती है। और इस तरीके से मैंने आपको इसका भी ज़िक्र किया था कि देखें, अफ्रीका में बाकायदा एक शेल है, जिसके ऊपर फूँक मारी जाती है तो आवाज़ होती है।
और इसी तरीके से इसकी आवाज़ जो है यहाँ पे ये शख्स बता रहा है कि इतनी ज़्यादा होती है कि जो समंदर की लहरों की आवाज़ होती है वो तक जो है उससे कम होती है। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जो फरिश्ते हैं जो रोज़े क़यामत सूर फूँकेंगे वो भी दरअसल एक ऐसी ही सीपी होगा जिसको फूँका जाएगा। इसकी जो आवाज़ होगी वो दरअसल दुनिया की मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के बराबर होगी, जिसकी वज़ह से ज़मीन ज़र्रा-ज़र्रा हो जाएगी। या ये देखिए मैंने आपको ये बताया था अज़ान देने का कि कान में अज़ान दी जाती है बच्चे की और उसकी वज़ह से वो ये होती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, उनको सेट करना होता है। शायद आपको पता हो कि अगर एक आम लोहे का पीस हो और एक मैग्नेट हो तो इनमें क्या फ़र्क होता है? जैसे देखें ये एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ वाला। अगर एक आम लोहे की रॉड है, इसके ऊपर से इसको गुज़ारा जाए तो क्या होगा? इसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। और ये अट्रैक्ट करने लगेगी। अगर आपको मैकेनिज़्म पता हो थोड़ा-सा मैग्नेटिज़्म का, तो शायद आपको पता हो कि ये मैग्नेट गुज़ारने से ये मैग्नेट क्यों हो जाता है। असल में इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं और इस तरीके से इस मैग्नेट से वो अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर वे में और इसी तरीके से उसको अरेंज करना है, वो ही काम मैग्नेट का होता है। तो दरअसल ये हम मैग्नेट से ले रहे हैं, यही काम अपनी आवाज़ से लेते हैं कि जो अज़ान बच्चे के कान में दी जाती है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं, जैसे कि मैग्नेट में अट्रैक्शन आ जाती है और उसके मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि अगर मैग्नेट को गर्म करें तो इसकी मैग्नेटिज़्म चली जाती है। किसी भी मैग्नेट को गर्म करें तो इसकी मैग्नेटिज़्म चली जाती है। क्या आपको पता है क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह भी यही होती है कि जो मॉलिक्यूल अरेंज हुए हुए होते हैं नॉर्थ साउथ में, वो दरअसल डिस्टर्ब हो जाते हैं गर्म करने से। देखिए गर्म करने से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मूव करने से उनका अरेंजमेंट बिखर जाता है और उनकी मैग्नेटिज़्म चली जाती है। तो ये मैग्नेटिज़्म जो होती है वो प्रोड्यूस करनी होती है अज़ान की शक्ल में बच्चे के कान में देकर। इसकी ये वजह नहीं होती है कि बच्चे ने उठकर नमाज़ पढ़नी होती है, इसकी यही वजह है। और इस तरीके से मैंने बात की थी कि अगर किडनी जो है वो फ़ेल हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी फ़ेलियर क्या चीज़ है या रीनल फ़ेलियर या किडनी फ़ेलियर? तो दरअसल ऐसा है कि जो हमारी किडनीज़ होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अगर इसे थोड़ा-सा बड़ा किया जाए शायद आपको ये वैसे ऑलरेडी नज़र आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि किडनी के 2 इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर हैं जिसमें से एक हमने पढ़ा किडनी स्टोन और दूसरा जो है वो रीनल फेलियर या किडनी फेलियर है। असल में जो रीना किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, रीना का फेलियर यानी किडनी का फेलियर, इसमें ग्लोमेरुलस में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी ग्लोमेरुलस जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। ये ग्लोमेरुलस क्या होते हैं? तो इन जिन वो स्टूडेंट जिनके लिए ये लेक्चर पहली दफ़ा यानी आज का फर्स्ट लेक्चर है, उन्हें तो शायद ये नहीं पता होगा कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। मैं उनको दिखा देता हूँ कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और इसका जो लूप लाइक पार्ट होता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट है इससे ग्लोम ये बोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर ब्लड वेसल होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर ये तबाह हो जाए तो फ़िल्ट्रेशन नहीं हो सकती यानी किडनी अपना वर्क नहीं करती। जिसका पर्टिकुलर काम है वो फ़िल्ट्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ी करके डायग्राम बनाई गई है। ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड लेकर आ रही है, ये ब्लड लेकर जा रही है। यहाँ पे बाकायदा पूरा ये नॉट बना हुआ है, इसी का नाम ग्लोमेरुलस है। तो असल में अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि ग्लोमेरुलस असल में क्या चीज़ है? तो ग्लोमेरुलस असल में कैपिलरीज़ हैं। ये देखिए ये पूरी कैपिलरीज़ हैं। तो कैपिलरीज़ का नाम ग्लोमेरुलस है। असल में ये जो वर्ड ग्लोमेरुलस है इसका मतलब नॉट होता है KNOT। क्या आपको नॉट का मतलब पता है? NOT नॉट का मतलब तो नहीं होता है, लेकिन इससे पहले K लगा दिया जाए तो ये नॉट का मतलब चेंज हो जाता है। हो सकता है आपको इसका मतलब पता हो, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस नॉट का मतलब होता है गिरह, चूँकि यहाँ पे पूरी ब्लड वेसल की एक गिरह बनी हुई होती है इसलिए इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर ये ग्लोमेरुलस तबाह हो जाए तो किडनी का जो सारा काम है फ़िल्ट्रेशन का, ब्लड को फ़िल्टर करने का वो सारा नहीं होगा, यानी यूरिन की फ़ॉर्मेशन या किडनी का जो भी काम है वो सब के सब रह जाएगा। इस वजह से ग्लोमेरुलस तबाह होने का मतलब होता है पूरी किडनी का तबाह हो जाना। इसी को हम कहते हैं किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। किडनी फेलियर इंग्लिश में कहते हैं और रीनल फेलियर जो है वो हम बायोलॉजिकल टर्म में इस्तेमाल करें, इसलिए कि बायोलॉजी में जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी लैटिन या ग्रीक होती है।
और इसका रीज़न अगर आप में से कोई बता सके कि इसका क्या रीज़न है कि ये क्यों जो है आमतौर पे लैटिन और ग्रीक, इसलिए कि एक ज़माने में जिस तरीके से आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, एक ज़माने में ये लैटिन और ग्रीक जो थी यही इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, लोग ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से सारी बायोलॉजी जो है उसकी टर्मिनोलॉजी को भी इसी में रखा गया है। तो दरअसल कहते हैं रीनल फेलियर वो होते हैं जब नेफ्रॉन स्पेशली इसमें जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो अपना परफॉर्म फंक्शन ना करे, जो कि फिल्ट्रेशन या ऑस्मो रेगुलेशन है, या दूसरे लफ्जों में एक्सक्रीशन है, या तीसरे लफ्जों में यूरिन बनाना है। तो दरअसल कहते हैं कि ग्लोमेरुलस में यूरिन फॉर्म ना हो तो इसे हम कहते हैं किडनी का तबाह हो जाना या रीनल फेलियर। इसके कॉजेज क्या हैं कि रीनल फेलियर क्यों हो जाता है? तो दरअसल कहते हैं ये तो डिस्ट्रक्शन है नेफ्रॉन्स का। इसके रीजन पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और इसके रीज़न केमिकल भी हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है जिस तरीके से जहाँ पर हम टेस्ट करवाते हैं वो लेबोरेटरीज़ भी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ कहलाती हैं। पैथो का मतलब होता है डिज़ीज़, डिज़ीज़ यानी बीमारियाँ। तो दरअसल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ को भी हम पैथोलॉजिकल इसलिए कहते हैं कि उससे हम डिज़ीज़ फाइंड आउट करते हैं कि कौन-सी बीमारी है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन या कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उससे भी नेफ्रॉन तबाह हो जाते हैं। कुछ केमिकल ऐसे हैं जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं। ख़ास तौर पे रिसर्च ये की गई है कि जो रेड कलर है, रेड कलर वो दरअसल ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। रेड कलर वो जो दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? वो दरअसल इस्तेमाल होता है टोमेटो केचअप में, लाल शरबत होते हैं जैसे रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, थादल, बहुत सारे शरबत हैं जो रेड कलर के होते हैं। इसमें जो फूड कलर होता है वो कहते हैं कि वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। ख़ैर कुछ केमिकल्स हैं, कुछ डिसीज़ेज़ हैं जिसकी वज़ह से ये तबाह हो जाते हैं। लेकिन दरअसल किडनी हमारे अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है, हमें क्या पता जो है वो दरअसल वो तबाह हो गई है या नहीं हुई है। तो दरअसल कहते हैं कि ये कंडीशन ये होती है जब किडनी फेल हो जाती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर वो कलेक्ट नहीं करती। और इसी तरीके से ये सारे मैटर जो होते हैं वो ब्लड में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि इसको ब्लड किडनी जो है खून से ही निकालती है या ब्लड से ही निकालती है, तो फिर दरअसल ये निकलते ही नहीं हैं, ये जमा ही रहते हैं। तो दरअसल कहते हैं कुछ इसके सिम्पटम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वाक़ई किडनी डैमेज हो रही है। पहली जो कंडीशन है वो है नौज़िया। नौज़िया जिसे हम कहते हैं मतली की कैफ़ियत। मतली का मतलब होता है वॉमिटिंग की कैफ़ियत होती है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है, उल्टी होती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा फ़ील होता है। और कुछ लोगों में वॉमिटिंग बाकायदा होती है। कुछ लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी भूख जो होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है। एग्ज़ाम में जो है वो दरअसल रीज़न भी पूछे जाते हैं, तो दरअसल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट विद द रीनल फेलियर? कहते हैं कि भई लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख क्यों नहीं लगती? भूख इसलिए नहीं लगती कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, तो नया चीज़ एब्ज़ॉर्ब करने की उसमें सलाहियत ही नहीं है कि कोई नई चीज़ को वो एब्ज़ॉर्ब करेगा। इसी वज़ह से हमें वो फुल लगता है और फुल होने की वज़ह से क्या होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती। इसी तरीके से वीकनेस यानी कमज़ोरी हो जाती है, इसलिए कि दरअसल जब हम खाएँगे ही नहीं, वॉमिटिंग होगी, नौज़िया होगा और खा भी कुछ नहीं रहे होंगे, तो ज़ाहिर बात है वीकनेस होगी। इसी तरीके से आपको पता है ऑक्सीजन भी ब्लड में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, इसलिए कि ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होती है हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वहाँ पर भी दरअसल जो है, जो प्रोसेस है वो डिफ्यूज़न का होता है, और डिफ्यूज़न हमेशा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। तो दरअसल कहते हैं कि ब्लड में ऑलरेडी कंसंट्रेशन हाई होगी, किस वजह से? इसलिए कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, सॉल्ट्स हैं, ये सब के सब ब्लड में रहेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब वो ऑलरेडी हाई होगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन आएगी? तो उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्रेथलेसनेस की कंडीशन होगी, यानी सांस नहीं लिया जाएगा। तो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये होता है कि नमूनिया हो जाता है। नमूनिया जो है शायद आपने सुना हो कि एक डिज़ीज़ है जिसमें पसलियाँ चलती हैं, ये लंग्स में पानी भर जाता है, और ये पानी क्या होता है, ये नेस्ले का पानी नहीं होता, ये लिम्फ होता है, वो जब फुल हो जाता है तो उस कंडीशन को भी हम नमूनिया कहते हैं। एक तो दरअसल बैक्टीरिया है उसकी वजह से नमूनिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। लेकिन दरअसल कहते हैं एक नमूनिया की कंडीशन होती है, और वो दरअसल कहते हैं लिम्फ कलेक्शन की वजह से होता है। इसी तरीके से ब्लीडिंग हो जाती है ख़ास तौर पे स्टमक में। असल में हमारी जो स्टमक की ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ही नाज़ुक होती हैं। जब उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा होता है तो वो स्वेल होती हैं, स्वेल होती हैं, स्वेल होती हैं। आपको पता है एक बलून है, उसमें आप एयर फिल करते रहें, करते रहें, करते रहें तो क्या होगा? एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा।
इसलिए कि इसमें जो कैपेसिटी होती है, जो इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद वो फट जाता है। ब्लड वेसल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा होती रहती है, वो स्वेल होगा, और जमा होंगी, स्वेल होगा, आहिस्ता-आहिस्ता वो फट जाएँगी। तो इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें मौजूद होते हैं, इस वजह से उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हार्ट को ज़्यादा पंपिंग का काम करना पड़ता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को इसमें कोमा हो जाता है। कोमा क्या होता है? कोमा उसे कहते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और आखिरकार अगर फिर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ना निकलें, तो नतीजा डेथ होता है, यानी आखिरकार इंसान मर जाता है। ये किस कंडीशन में होता है? ये सीवियर जो शदीद केसेस होते हैं, उनमें इंसान मर जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, इसके अलावा नमूनिया हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है स्टमक में, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोमा हो जाता है और कुछ फाइनली डेथ भी हो जाती है। तो दरअसल अगर किडनी काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या हुआ? किडनी बेकार हो गई है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म है। जो शॉर्ट टर्म है वो है डायलिसिस और जो लॉन्ग टर्म है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है थोड़े वक़्त के लिए, यानी किडनी जो काम नहीं कर रही है, वो हम एक मशीन के ज़रिए करवा लेते हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि दरअसल ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि कुछ अरसे के लिए तो ऐसा होता है, लेकिन नहीं भी होता। यानी कुछ अरसे के लिए जो है वो तो दरअसल ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा कलेक्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो इसलिए डायलिसिस है। डाया का मतलब होता है अपार्ट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। ब्रेक करके अलग कर देना, इसलिए हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं डायालिसिस। तो ये डायलिसिस वगैरह क्या होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कोई डिजीज़ेज़ वगैरह हो जाती हैं और फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है फंक्शन चेंज होता है बॉडी का। इस तरीके से देखिए हमारी किडनी ऐसी होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये ऐसी, ऐसी, ऐसी और फाइनली इतनी श्रिंक हो जाती है। इसी को हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ेज़ या सीकेडी, सीकेडी। तो ये वो कंडीशन है कब? जब किडनी फेल हो जाती है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है? यानी वो काम जो हमारी किडनी करती है, वो हम किससे करवाते हैं? वो दरअसल एक मशीन के थ्रू करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये एक टेक्नीक है जिसमें क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, अनवांटेड प्रोडक्ट को जो ब्लड में जमा हो जाते हैं, जो एक्सक्रीट नहीं होते और इस तरीके से किस वजह से एक्सक्रीट नहीं होते? इसलिए कि किडनी फेलियर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा गई हैं, एक है डायलिसेट और एक है डायलाइज़र। डायलाइज़र दरअसल एक मेम्ब्रेन का नाम है, मेम्ब्रेन जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अक्रॉस चीज़ें मूव करती हैं। और डायलिसेट जो है वो एक फ्लूइड का नाम है, जो केयरफुली एडजस्टेड होता है। केयरफुली एडजस्टेड का मतलब होता है कि वो फ्लूइड हमेशा हाइपोटोनिक रखा जाता है। हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? ये दरअसल वो मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है? डायलाइज़र। ये वो फ्लूइड है जिसको कहते हैं डायलिसेट। इसकी कंसंट्रेशन को हमेशा लो रखा जाता है। दूसरी तरफ से जो है वो ब्लड गुज़रता है, ब्लड। यहाँ पे ब्लड गुज़रता है, ब्लड की कंसंट्रेशन यहाँ पे दरअसल ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसका वजह ये है कि इस ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद होता है। और आपको पता है कि ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो होता है, वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है जो हाई से लो की तरफ होती है। तो ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, यूरिया ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है। तो ये दरअसल लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी इस डायलिसेट की तरफ मूव करता है। डायलिसेट वो फ्लूइड होता है जिसकी कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है ताकि ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर आ सकें। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की क्या ज़रूरत होती है? ये मेम्ब्रेन जो होता है इस फ्लूइड को और ब्लड को अलग-अलग यानी सेपरेट करती है। वरना क्या होगा? यानी ब्लड और फ्लूइड जो हैं ये तो मिक्स हो जाएँगे। जब मिक्स हो जाएँगे तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएँगे कहाँ? फिर जैसे कहते हैं कि इसको जो है वो निकाल कर फेंक देते हैं। जब ये डायलिसेट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये तरीका है क्या? डायलिसिस का। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि डायलिसिस की 2 टाइप हैं, या तो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को जब क्लीन किया जाता है, तो उसकी सफाई की जाती है, तो उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। या फिर पेरिटोनियम की सफाई की जाती है, तो हम इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं।
ये पेरिटोनियम क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी बॉडी कैविटी में मौजूद होती है। क्या चीज़ होती है? एक मेम्ब्रेन। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि शायद हमारी जो बॉडी कैविटी है उसे हम क्या कहते हैं? हमारी बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। इस सीलोम के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, इस वजह से ये कहलाती है पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम क्या करती है? ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कवर करती है। यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे यहाँ पे है, जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन सबको अपनी जगह रखती है। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि अगर ये मेम्ब्रेन ना हो, तो फिर होगा जैसे हम जंपिंग करते हैं, आपने देखा होगा अगर कोई जंप करे, तो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, वो ऐसे मूव करेगी। तो इसे अपनी जगह जो है वो फिक्स रखती है ये मेम्ब्रेन, उसे कवर करके रखती है, उसे कहीं जाने नहीं देती। उनमें उन ऑर्गन्स को कहती है कि ज़रा अपनी जगह रहो, वैसी जगह छोटी है। तो हीमोडायलिसिस के बारे में अगर हम पढ़ें कि व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? तो हीमोडायलिसिस क्या चीज़ होती है कि ब्लड की हम क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो डिवाइस दिखाई गई है जो हीमोडायलिसिस की जाती है। इसमें ऐसा होता है कि ब्लड जो होता है एक तरफ से आता है और फिर इस मशीन में जाता है, इसमें क्लीनिंग होती है और दूसरी तरफ से ब्लड को वापस बॉडी में एंटर कर देता है। इसमें से सारे एक्सक्रीटरी मैटर जो होते हैं, ये वो डिवाइस है जो निकाल लेती है और क्लीन करने के बाद ये बॉडी में री-एंटर कर दिया जाता है। अगर इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देखें कि डायग्राम में ये क्या चीज़ होती है, तो देखिए यहाँ पर ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट है। इसमें दरअसल कहते हैं कि क्लीनिंग करेंगे तो हम आर्टीरियल ब्लड की करेंगे या वीनस ब्लड की करेंगे। तो शायद आपको पता हो कि वीनस ब्लड लिया जाता है। और इस तरीके से ये जो वेन होती है, जैसे हमारी बॉडी में हाथ में भी अगर आप देखें जो आपको ग्रीन-ग्रीन नज़र आती हैं, ये सब के सब आपकी वेन्स हैं। तो यहाँ पर ऐसी है कि देखिए ये वेन से निकला ब्लड, यहाँ से आया पूरा इस मशीन में घूमा, इसमें डायलाइज़र है। डायलाइज़र क्या चीज़ होती है? डायलाइज़र मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू ब्लड जा रहा होता है। असल में ब्लड और फ्लूइड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से जब इसके अंदर बाकायदा क्लीनिंग हो जाती है, तो इस ट्यूब के ज़रिए ये वापस बॉडी में एंटर हो जाता है। तो ज़ूम के मुताबिक 10 मिनट बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आफ्टर 10 मिनट्स, अभी 10:34 हुए हैं, तो ये 44 तक खत्म। तो इस तरीके से इसमें जो भी है फिनिश होगा वो हम कर लेंगे और टुमारो जो है वी विल कंटिन्यू आगे अगर कुछ चीज़ें रह जाएँगी। ठीक है या नहीं? तो ये है हीमोडायलिसिस। इसके अंदर ब्लड को तेज़ी से गुजारने के लिए इसमें पंप भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर वगैरह को देखने के लिए कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा या कम हो रहा है या नहीं। फिर जैसे कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो तो इस तरह से होता है, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए ये कैसे किया जाता है। जी, आज 40 मिनट्स की क्लास है, यस। कल से हम इसको टाइम बढ़ा देंगे इसलिए कि फर्स्ट ईयर वालों को मैंने बताया नहीं था कि उनका टाइम चेंज है। वैसे तो खैर उनको मैसेज किया जाता है लेकिन बहुत से लोग मैसेज नहीं भी देखते। आज उनकी क्लास में बता दिया जाएगा तो कल हम क्लास 80 मिनट की कर सकेंगे। जी, तो यहाँ पर है हीमोडायलिसिस जो दरअसल किडनी की एक मशीन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीमोडायलिसिस जो होती है वो ब्लड पास होता है एक मशीन से जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं और इसके अंदर 2 स्पेसेस बनी होती हैं। 2 स्पेसेस एक मेम्ब्रेन से अलग होती हैं। एक तरफ ब्लड होता है, एक तरफ ब्लड होता है और दूसरी तरफ एक फ्लूइड होता है जिसका नाम डायलिसेट है, जिसका नाम डायलिसेट है। और इन दोनों के दरमियान जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? इस मेम्ब्रेन का नाम जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं डायलाइज़र, डायलाइज़र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरअसल कहते हैं थ्रू डायलिसेट, डायलिसेट केयरफुली एडजस्टेड फ्लूइड है, ये डायलिसेट, ये डायलिसेट। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है डायलाइज़र है और डायलाइज़र एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर जो है वो डायलाइज़र क्या चीज़ है? तो दिस इज़ डायलाइज़र मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है मैकेनिज़्म, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो जिसमें नाइट्रोजन होता है,
वो ब्लड में से कहाँ पर चले जाते हैं? डायलिसेट में चले जाते हैं। कहाँ से गुज़र के? बीच में एक मेम्ब्रेन आती है जिसको जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ब्लड जो होता है रिटर्न हो जाता है फ्रॉम द मशीन, मशीन से दोबारा बॉडी में आ जाता है। कहते हैं जो डायलिसिस होती है इससे 6 से 10 घंटे रहते हैं। इसलिए कि दरअसल पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो दरअसल सारे एक्सक्रीटिव मैटर एक दफ़ा ब्लड गुज़रने से नहीं होता है, कई दफ़ा ब्लड को गुज़ारा जाता है। तो 6 से 10 घंटे तक जो है हॉस्पिटल में ठहरना पड़ता है। और इसी तरीके से जो सबसे कम जो डायलिसिस का रेट है वो 20,000 है। और इसी तरीके से ये थ्राइस अ वीक यानी हफ्ते में 3 दफ़ा की जाती है। हफ्ते में 3 दफ़े का मतलब होता है कि अगर 20 है तो इसका मतलब होता है 1 हफ्ते के लिए 60,000 का बिल बनेगा। ऐसे बहुत सारी दूसरी हैं जो डोनेशन पर भी काम करती हैं, लेकिन बहरहाल इसमें पैसे तो खर्च होते ही हैं। इस तरीके से इंसान को पता चलता है कि किडनी जिसकी हमारी इतनी वैल्यू है, वो हमें पता ही नहीं चलती कि इतनी वैल्यूएबल चीज़ को हम लेकर घूम रहे होते हैं। इसमें दरअसल स्ट्रिक्ट डाइट रखी जाती है। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब होता है परहेज़ वाली डाइट। परहेज़ का मतलब होता है कि उस शख्स से कहते हैं कि आपने पानी नहीं पीना। इसलिए कि अगर वो पानी पिएगा तो फिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जमा होगा, उसको फिर निकालना पड़ेगा। उससे प्रोटीन भी नहीं खाने देते। कहते हैं गोश्त, मछली वगैरह इस टाइप की चीज़ें, ये जो अंडा होता है वो नहीं खाएँ। इसलिए कि वो जितना होगा उतना यूरिया और यूरिक एसिड बनेगा। जितना यूरिया और यूरिक एसिड बनेगा उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है ये 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाए। यानी 3 हफ्ते से ज़्यादा करना पड़ेगा, डिपेंड करता है। कि अगर वो शख्स सोचे कि ओहो भई आज तो एक दावत में जाना है, अब कुछ खाए भी ना इंसान, खाना तो चाहिए ना। खाने के बगैर भी कोई ज़िंदगी है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका अब हम इस्तेमाल करते हैं, ये है हीमोडायलिसिस, उसकी ये तस्वीर थी। अब दरअसल हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या चीज़ होती है? पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है वो अगर इस डायग्राम के ज़रिए देखें तो इसमें डायलिसेट की तो ज़रूरत पड़ती है और डायलिसेट को जो है वो दरअसल एक ट्यूब के ज़रिए जिसका नाम कैथेटर होता है, इसके ज़रिए हमारी बॉडी कैविटी यानी सीलोम में इसको एंटर कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि ये एंटर कर दिया गया है और एंटर करने के लिए इसको ऊपर करना पड़ता है, ऊपर। ये ऊपर क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि ताकि ग्रेविटी के थ्रू जो होता है आराम से हमारी बॉडी में एंटर हो जाए। ये 1 घंटे तक पड़ा रहता है और 1 घंटे के बाद क्या होता है, 1 घंटे के बाद जो होता है इसमें दरअसल ये एक दूसरी ट्यूब होती है जिसमें ये कलेक्ट होता रहता है। देखिए ये जो येलो कलर का है, ये यूरिन है। जो कैसे फॉर्म हुआ है, जो ऐसे ही फॉर्म हुआ है डायलिसिस के लिए। इसमें डायलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो दरअसल कहते हैं रीज़न के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि डायलाइज़र क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि ये जो पूरी मेम्ब्रेन है, जो हमारी बॉडी कैविटी या सीलोम के अराउंड है, इसका नाम पेरिटोनियम है। इसका नाम पेरिटोनियम है। इस मेम्ब्रेन का नाम पेरिटोनियम है, चूँकि इसकी डायलिसिस की जाती है, इसलिए ये कहलाती है पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे ब्लड की क्लीनिंग की जाती है, इसलिए ये कहलाती है हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस के लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। इसमें ऐसा होता है कि चूँकि ट्यूब बॉडी में एंटर ये जो डायलिसेट है इसे बॉडी में एंटर करना है, तो ज़ाहिर बात है इसके लिए छोटा-सा एक कट लगाते हैं, छोटा-सा एक कट जिसको इंसिजन कहते हैं। और ये दरअसल हॉस्पिटल में लगाया जाता है और ये डायलिसिस जो होती है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, टेक्स जस्ट 1 ऑवर और इसके लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये किसी वक़्त भी हो सकता है, हम सो रहे हों, बैठे हों, जाग रहे हों, हर तरह से ये की जा सकती है। यानी इसके लिए आपको ये नहीं कि हॉस्पिटल में 6 से 10 घंटे तक आपको हमेशा बैठना पड़े, तो आपको वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वो डायलिसिस है जो पेरिटोनियल कैविटी से की जाती है। पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और इस एब्डोमिनल कैविटी को हम सीलोम भी कहते हैं। बॉडी कैविटी भी आपने इसका नाम सुना होगा। और दरअसल कहते हैं कि इसी के अंदर एक्सक्रीटिव मैटर जो होते हैं, आपको पता है जो हमारी बॉडी में लिम्फ होता है, उसमें भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, वो भी इसी तरीके से ही इसके अंदर शामिल होते रहते हैं। और हमारी बॉडी में जो होता है लिम्फ ब्लड के साथ आकर मिल जाता है, बाकायदा ये लिम्फेटिक सिस्टम है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो जो पेरिटोनियल कैविटी है उससे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को स्वीप होते रहते हैं और इस तरीके से पेरिटोनियम में जमा हो जाते हैं। इस वजह से हमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये पूछी जाती है किसमें, कहते हैं कि ये प्रोसेस रिक्वायर करता है एक इंसिजन और ये इंसिजन हमेशा हॉस्पिटल में की जाती है और इंसिजन यानी कट लगाया जाता है, सीयूटी कट्स। तो दरअसल कहते हैं कि ये कट इसलिए लगाया जाता है ताकि कैथेटर ऐड किया जा सके। ये कैथेटर क्या है? ये कैथेटर ये ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसका नाम कैथेटर है।
ये कैथेटर एक ट्यूब है जो बॉडी में एंटर की जाती है। ये हम क्यों एंटर करते हैं? ताकि डायलिसेट को अंदर डालें। तो पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो डायलिसेट से भर जाती है। यहाँ पे देखें, ये डायलिसेट इसके अंदर भर गया है, ये डायलिसेट भर गया है। और दरअसल कहते हैं कि इसको रहने दिया जाता है कितनी देर तक? सेवरल आवर्स तक, यानी कई घंटे तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर और वेस्ट होते हैं वो दरअसल इस पेरिटोनियम से होते हुए इस डायलिसेट में आ जाते हैं, यानी इस फ्लूइड में आ जाते हैं जो डायलिसिस का फ्लूइड है। और इस डायलिसिस के फ्लूइड को हम डायलिसेट कहते हैं। इसमें दरअसल दो ही तो वर्ड यूज हो रहे हैं, डायलिसेट और डायलाइजर। डायलाइजर मेम्ब्रेन है और डायलिसेट फ्लूइड है। और ये ऐसा फ्लूइड है जिसको केयरफुली इसकी एडजस्टमेंट की जाती है कि इसको हमेशा हाइपोटोनिक रखा जाता है ताकि ब्लड से चीज़ें इसमें मूव कर सकें। और ये जो फ्लूइड होता है फिर दरअसल कहते हैं ये ड्रेन आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। और इस तरीके से ये सेवरल टाइम, दिन में कई दफ़ा की जा सकती है, ओवरनाइट भी की जा सकती है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो। और दरअसल कहते हैं इसके लिए सिर्फ 1 घंटा होता है और ये हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। एग्जाम में कभी कभी आता है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पहला फ़र्क ये है कि पेरिटोनियल जो होती है वो पेरिटोनियम की होती है, जबकि हीमो ब्लड की होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है उसके लिए हमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि उसमें जो हीमोडायलिसिस है उसमें मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है। दूसरी दरअसल कहते हैं कि ये इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, ये कम खर्च होती है। और इस तरीके से इसमें जो है ये चंद घंटों में, कभी 1 घंटे में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या किया गया जो है, ये डायग्राम में ये दिखाया गया था कि यहाँ पे ये एक सुराख किए गए जिसमें ट्यूब अंदर डाली गई है। और इसके बाद बैग जो होता है वो कहाँ पर होता है? ये जो बैग होता है ये टांग के ऊपर बंधा हुआ होता है। ये दरअसल सबसे पहले से ऊपर इसलिए रखा गया है कि सारा डायलिसेट पहले बॉडी के अंदर डालते हैं और इससे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यानी यूरिन की शक्ल में आता है वो इसी ट्यूब यानी इसी कैथेटर से फिर ये नीचे यहाँ पे टांग के ऊपर लगा दी जाती है। इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो होता है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जमा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, पता भी नहीं चलता। तो दरअसल कहते हैं इंसान खड़ा हुआ हो तब भी ये की जा सकती है, बैठा हुआ हो तब भी की जा सकती है। देखिए ये आदमी जो है किताब पढ़ रहा है आराम से बैठ के। और ये दरअसल कहते हैं कि ये ऊपर जो है वो पहले एंटर करते हुए इसको ऊपर करते हैं, बाद में जब ये सारा डायलिसेट या फ्लूइड अंदर डाल देते हैं तो फिर इसको पाँव से लगा देते हैं ये। और ये पाँव जो होता है ये आपके पैंट के नीचे या सलवार के नीचे होता है, बाहर से नज़र भी नहीं आता कि